हाय छात्रों, मैं दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, शेरशाह कॉलेज सासाराम। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पल्लव वंश। सबसे पहले पल्लव वंश के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, जिन्होंने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया था। पल्लव वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उनके समय के जो अभिलेख हैं उनकी सहायता से मिलती हैं, लेकिन पल्लव वंश का संस्थापना कब हुई या उसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सातवाहन वंश के बाद पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकार पल्लव वंश के संस्थापक बप्पादेव को मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु ही थे और सिंह विष्णु को ही माना जाता है। सिंह विष्णु के दो उत्तराधिकारी हुए, महेंद्र वर्मन प्रथम और भीम वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र हुए नरसिंह वर्मन प्रथम, उनके पुत्र हुए महेंद्र वर्मन द्वितीय, उनके पुत्र हुए परमेश्वर वर्मन प्रथम, अर्थात उनके उत्तराधिकारी हुए नरसिंह वर्मन द्वितीय फिर बनते हैं और लास्ट में परमेश्वर द्वितीय बनते हैं। और भी बहुत सारी वंशावलियाँ हैं, लेकिन परमेश्वर द्वितीय तक हम लोगों को जानना जरूरी है। अब सिंह विष्णु कौन थे यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिंह विष्णु पल्लव वंश के एक प्रतापी शासक थे और उन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की और बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाया था। और ऐसा माना जाता है कि अपने शासनकाल के दौरान सिंह विष्णु ने चेर, चोल, पंड्य तथा बल्लभ राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। और इसकी जानकारी वेलूर के पालयम ताम्रपत्र से मिलती है। वेलूर में एक पालयम ताम्रपत्र मिला है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जिसको बोला जाता है, वहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। सिंह विष्णु जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उनका नाम सिंह विष्णु भी है। और इन्होंने मामल्लपुरम में वराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया था और इसी मंदिर में इन्होंने अपनी पत्नियों की प्रतिमाएं को भी स्थापित करवाया था। सिंह विष्णु के दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहते थे, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे। संस्कृत के महाकवि थे महाकवि भारवी, और भारवी ने ही किरातोर्जुनियम एक नाटक है उसकी रचना की है। अब सिंह विष्णु का शासनकाल जो है 575 से 600 ईस्वी तक था। उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए महेंद्र वर्मन हुए, और महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक बहुत मतलब वीर राजा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपको सांस्कृतिक कार्यों में, या ये कहें कि उनको एक वो मिला था, वो जैसे हंसने उठने वाला ग्रंथ, हास्य ग्रंथ जिसको बोलते हैं, उन्होंने मत विलास प्रहसन करके एक हास्य ग्रंथ भी लिखा था महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और इसके कारण इनको मत विलास की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इनको अन्य उपाधियां भी जैसे मिली थी, गुणभर, शत्रुमल और लीलांतुंकर भी धारण करते थे। महेंद्र वर्मन के प्रथम के समय में ही पल्लव और चालुक्यों का संघर्ष शुरू हुआ और यह बहुत दिनों तक चलता है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से महेंद्र वर्मन का युद्ध होता है और महेंद्र वर्मन युद्ध में पराजित हो जाते हैं। महेंद्र वर्मन प्रमुख संगीताचार्य उस समय रुद्राचार्य थे, रुद्राचार्य के शिष्य थे महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन जो है वो एक शिष्य भी हैं और संगीताचार्य के शिष्य हैं, इसीलिए उन्होंने हंसने हंसाने या हास्य ग्रंथ लिखा। चालुक्य नरेश पराजित हो जाते हैं और सिंह विष्णु जैसा वैष्णव थे। महेंद्र वर्मन प्रथम शुरुआत के फेजेस में जैन रहते हैं, अर्थात जैन धर्म को अपना लेते हैं, वैष्णव धर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में अप्पार के संत कवि अप्पार थे, अप्पार का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
शैव संत थे और अपार, सबंदर, शिव सुंदरार ये सब शैव संत थे। तो उनके जब संपर्क में आते हैं तो वो जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपना लेते हैं और महेंद्र वर्मन प्रथम ने मंदिरों की एक प्रणाली शुरू की जिन्हें महेंद्र शैली का कहा जाता है और इन्हें महेंद्र शैली का जनक भी माना जाता है। उस शैली के अनुसार कठोर पत्थरों को काट कर गुहा मंदिर का निर्माण कराया जाता था, जिसे मंडप भी कहा जाता है। उस उदाहरण के तौर पे मंकुंडा मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक शासन करते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में से एक थे और इन्हें मामल्ल की उपाधि भी प्राप्त है। बाद में आप देखेंगे मामल्ल शैली भी जो है नरसिंह वर्मन ने चलाया था। अब जब महेंद्र वर्मन इनके पिता थे और वो हार गए थे चालुक्यों से, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने यह ठाना कि नहीं, हमको चालुक्यों को हराना है और अब बदला लेना है। इसके लिए उन्होंने अपने सैन्य शक्ति को संगठित किया और संगठित करके उत्तर की ओर विजय अभियान शुरू किया। इसकी जानकारी का स्रोत कुर्रम अभिलेख है और कुर्रम अभिलेख से ऐसी जानकारी मिलती है कि नरसिंह वर्मन प्रथम अपने पिता का बदला लेने के लिए युद्ध करते हैं चालुक्यों से। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इन्होंने कहा जाता है कि युद्ध में पराजित किया था तथा बतापी पर अधिकार कर लिया था। बतापी चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी, बतापी पर अधिकार कर लिया था और इसकी जानकारी मल्लिकार्जुन मंदिर के पाषाण अभिलेख बतापी अर्थात बादामी में, चालुक्यों को जो राजधानी बतापी या बादामी है, आप जान जाएंगे जब चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो अभिलेख रखे हैं मंदिर में, मल्लिकार्जुन मंदिर में, उनके पाषाण अभिलेखों से प्राप्त होता है। और पुलकेशिन द्वितीय के साथ 3 युद्ध किए, पेरियाल, सुरमार और मणिमंगलम, और तीनों में ही पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने परास्त किया, जबकि पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया था। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन जब इन्होंने उसको हरा दिया और बादामी को अपने कब्जे में कर लिया अर्थात बातापी को अपने कब्जे में कर लिया, तब इनका नाम बातापी कोंड रख दिया गया। अर्थात इन्होंने तब बातापी कोंड की उपाधि धारण की, अर्थात बातापी को जीतने वाला कोंड। इन्हीं के राज्य काल में चीनी यात्री विन्सांग जो है कांची आया था। ठीक है, कांची क्या है? कांची है पल्लवों की राजधानी। ठीक है ना, पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची थी। अब इन्होंने मंदिर के निर्माण के बारे में हमने कहा था, उसे मामल्ल शैली कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एकास्मक रथ मंदिरों का निर्माण कराया जाता है, अर्थात एक ही पत्थर से मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। इन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। एक ही पत्थर से मंदिर का निर्माण होगा और उन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाएगा। महामल्लपुरम नामक एक नगर की भी स्थापना की और इसे वर्तमान में महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। यहीं पर धर्मराज मंदिर, सातपेरू मंदिर का भी निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अर्थात नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल राज्य की समृद्धि तथा सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ साम्राज्य विस्तार के हिसाब से भी बहुत ही समृद्ध काल था। एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी अपने क्षेत्र का या जो रॉक कट या टेम्पल आर्किटेक्चर को डेवलप करने में भी नरसिंह वर्मन प्रथम का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 2 साल का ही काल्य है। नरसिंह वर्मन की जब प्रथम की मृत्यु होती है तो ये शासक बनते हैं। पल्लव और चालुक्यों का संघर्ष चलता रहता है। चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम के साथ युद्ध होता है और इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद एक शासक बनते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। अब 670 ईस्वी में महेंद्र वर्मन द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है शासक बनता है। और शासक बनने के बाद इन्होंने एकमल्ल, लोकदित्यु
ए गुणभंजन की उपाधि धारण की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के साथ हुए सभी युद्ध बिना निष्कर्ष के ही समाप्त हुए। अपने पूर्वजों की भांति ये भी शैवमतानुयायी थे और इन्होंने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया। तो मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कराया। 695 ईस्वी में से 720 ईस्वी का शासनकाल नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल था और ये भी इनका शासनकाल साहित्य और शिक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण राजा थे। 695 से 720 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इनका शासनकाल लगभग देखेंगे तो युद्ध का शासनकाल नहीं है, एकदम शांतिपूर्ण शासनकाल रहा है। इन्होंने जो मंदिर प्रणाली इन्होंने जो विकसित की वो राजसिंह शैली के नाम से प्रसिद्ध है और इन्हें राजसिंह शैली का जनक कहा जाता है। राजसिंह शैली में क्या होता है कि पाषाण ईंटों से, पाषाण अर्थात पत्थरों के ईंटों से मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा। कांची में कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण इन्होंने कराया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और ऐरावतेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर इन्होंने बनवाया। ये बहुत फेमस है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, कांची में कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था और ये सब राजसिंह शैली से बने हुए मंदिर हैं। कांची में ही इन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। इन्होंने राजसिंह अगमप्रिय शंकर भक्त की उपाधि धारण की। शंकर भक्त कहने से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यह शैव धर्म के पक्का समर्थक थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दंडी इनके दरबार में रहते थे, भारवी सिंह विष्णु के दरबार में और दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही 720 ईस्वी के आसपास चीन में अपना एक विशिष्ट दूत मंडल भेजा था, प्रतिनिधि मंडल चीन में भेजा था। तो किस शासक ने, पल्लव के किस शासक ने अपना जो है प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था? तो वो हो जाएंगे आपको नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, तो पल्लव का अगर पूरा काल देखा जाए, पल्लवों का अगर पूरा काल देखा जाए तो आप देखेंगे कि पल्लव राजा एक तो शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली के साथ साथ आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं। इवेन पुलकेशिन द्वितीय, आप लोगों को याद होगा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय में भी युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भी पुलकेशिन द्वितीय जो है राजा हर्षवर्धन को जीतने नहीं देता है। तो वैसे योद्धा को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। अर्थात एक वीर योद्धा होने के साथ साथ मंदिर शैली के विकास में जो इनका योगदान है, पल्लवों का जो योगदान है वो बहुत ही उल्लेखनीय है तथा इस योगदान को आज भी सराहा जाता है। और बहुत सारी दक्षिण भारत जब भी आप जाएंगे तो बहुत सारी जो मंदिर बने हैं वो इन्हीं शैलियों के ज़्यादातर मंदिर हैं, उनका अनुकरण बाद में भी किया गया और पल्लवों को रिप्लेस करके फिर चोल डायनेस्टी, अर्थात पल्लव जिस स्थान पे रहते थे उसको तोड़ मंडलम पहले कहा जाता था, तोड़ मंडलम, और बाद में यही तो इसी तोड़ मंडलम पे जो है अधिकार कर लेते हैं चोल, और यह जो है चोल पल्लवों को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके आगे हम लोग चोलों के बारे में अर्थात चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।